Hello guys, welcome to my channel Study Tips and you can also search on YouTube at the rate Tips of Study 967. ओके तो क्लास 10th रिप्रोडक्शन पार्ट 2 वाली वीडियो हम लेकर आए हैं। याद रखना क्लास 10th रिप्रोडक्शन पार्ट 2 है ये। जिस भी बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 देखेंगे फिर पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं और पार्ट 2 के अंदर जो रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे। ओके तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ और कोई भी चीज़ को स्किप ना करिए क्योंकि आपकी क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर जो तैयारी आपको करा रहे हैं वो 90 प्लस मार्क्स की करा रहे हैं। कम से कम 90 तो आ ही जाएंगे, उसके एक्स्ट्रा आने की आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो। गाइड करा रहे हैं आपको कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ को समझना है। बट आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को कितना लाइटली ले रहे हो, किस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हो। ओके तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने पिछले वाले टॉपिक्स जो थे उसके अंदर हमने ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हमें सिर्फ लास्ट एक टॉपिक रह गया था, डेट इज आपका कौन सा टॉपिक रह गया था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका रह गया था। ठीक है, इसको बस समझ लें। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यदि मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको पता चलेगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ए सेक्शुअल, ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का टाइप से ये प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, कुछ फ़ायदे तो होंगे, ये भी तो पता चले कि क्या फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे जो हैं उसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन हो जाए। पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका आता है तो आप उसको कैसे याद करेंगे कि कोई भी प्लांट्स अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उगाया जाता है तो इसमें फ्लावर और फ्रूट जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जो बीज से यानी कि जो सीड्स से अगर उगाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं कोई भी प्लांट्स वगैरह को, और अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से किए जाते हैं तो दोनों में से जो सबसे पहले उगेगा वो कौन सा उगेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा किए जाने वाला। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया? तो पहला पॉइंट आप ये बोल देंगे कि ये बियर करता है फ्लावर्स एंड प्लांट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। ठीक है, मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर मोल्ड करके आप पेपर में लिखेंगे। ठीक है, बस मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक थ्योरेटिकल इतना ज़्यादा लेंदी करके नहीं समझा रहा है एक एक चीज़ को। बस आपको टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे आपको किसी भी टॉपिक को दिमाग में रखना है। जब आपके पास कोई टॉपिक आएगा तो कौन कौन से पॉइंट्स बहुत ही वैलिड रहेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, पहले तो फ्रूट्स और फ्लावर्स अर्लियर हो गए। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हु लॉस्ट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कहने का मतलब ये है कि वो पौधे जिन्होंने, ठीक है, आपको समझ में आएगा, वो पौधे जिन्होंने सीड्स बनाने की अपनी एबिलिटी को, कैपेसिटी को खो दिया है, वो भी सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उगाए जाएंगे। तो इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बनाना, जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स नहीं होते, बनाना में सीड्स नहीं होते, रोज़ के अंदर सीड्स नहीं होते, ये सब के सब जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा उगाए जाते हैं। तो पहला हो गया कि फ्रूट्स और फ्लावर जल्दी उगते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा एज कम्पेयर टू सीड्स। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हो गया कि वो पौधे जिनके अंदर उनकी एबिलिटी जो थी बीज बनाने की वो खो गई है, तो ऐसे पौधों को भी उगाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की सहायता ली जाती है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या होगा कि आपको जो भी, ठीक है, जो भी ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से उगाए जाते हैं प्लांट्स, उनकी वैरायटी बहुत अच्छी होती है। इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, इम्प्रूव्ड
वैरायटी यानी कि क्वालिटी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये भी बहुत होती है। वी कैन गेट इम्प्रूव वैरायटी थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इम्प्रूव्ड वैरायटी मिलती है आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू। ठीक है, आपको पॉइंट्स पॉइंट समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपकी ये इंपॉर्टेंस चीज़ें हो गई। ठीक है, 3 पॉइंट्स इनफ है आपको समझने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो देखिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शॉर्ट में लिख रहा हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो हैं वो टाइप्स भी हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है कटिंग, ठीक है, दूसरा है लेयरिंग, और तीसरा जो है वो है आपका ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग। तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स पूछे जाएंगे तो आप इनको, कटिंग को, लेयरिंग को और ग्राफ्टिंग को लिख देंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, सिर्फ ये ना पता हो आपको कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। टाइप्स पेपर में पूछ लें कि टाइप्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे अरे टॉपिक तो हमारा सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था। तो भैया उसके अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप्स भी आएंगे, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ओके, समझ पा रहे हो? उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? वो आती है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम एक पौधा है जिसके रिप्रोडक्टिव बर्ड जो हैं वो लीव्स, लीव्स है जैसे ये, इसके मार्जिन पर, ठीक है, इसके मार्जिन पर क्या होते हैं, लीव्स उभरना स्टार्ट हो जाते हैं, निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूछा जाता है कि प्लांट का नाम बताइए जिसके रिप्रोडक्टिव बर्ड्स जो होते हैं वो लीव्स के मार्जिन पे होते हैं, तो आप ब्रायोफाइलम बताएंगे। या पूछ सकते हैं कि उसके रिप्रोडक्टिव बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे मार्जिन ऑफ द लीव्स प्रेजेंट है। तो किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना और इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। और क्वेश्चंस अगर आपने सचमुच हर टॉपिक को मेरी वीडियो से करा होगा तो आप उसको ट्राई कर पाएंगे आसानी से, और केयरफुली एक एक चीज़ को आपने देखा होगा तो 100% चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, तो कृपया करके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सभी को शेयर कर दें। ओके, ब्रायोफाइलम समझ में आ गया? ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है जिसके रिप्रोडक्टिव बर्ड जो होते हैं वो मार्जिन ऑफ द लीव्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं आपके आगे, आपको समझ में आ गया। अब हमारा यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समझने से पहले आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि दो पार्टनर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा इन्वॉल्वमेंट होगी टू पार्टनर्स की। याद रखेंगे, टू पार्टनर्स की होगी, एक मेल और दूसरा फीमेल पार्टनर होगा। ठीक है, मेल पार्टनर और एक होगा फीमेल पार्टनर। ओके, अब ग्रीन से लिखते हैं, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, मेल के पास होती है टेस्टिस। आ रहा है समझ? मेल के पास टेस्टिस होती है जबकि फीमेल के पास ओवरी होती है। इतना समझ में आया? मेल के पास टेस्टिस होती है, फीमेल के पास ओवरी होती है। लेकिन ये टेस्टिस जो होती है ये बनाती क्या है? टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाती है। क्या बनाती है? स्पर्म। सब चीज़ों को नोट करेंगे, एक एक चीज़ को नोट करेंगे ताकि आपको वीडियो को पॉज कर करके, या तो फिर एक तरीका ये है कि आप पहले एक टॉपिक पूरा देख लें एक एक चीज़ को, उसके बाद नोट्स बना दें स्किप करके, या आप ऐसा करिए कि आप जैसे जैसे स्लाइड्स बदलती जा रही हैं वैसे वैसे आप रोकें इस वीडियो को और फिर उसको पहले पूरा उतारें, फिर अगली स्लाइड पे बढ़ें, पूरे देखें, फिर अपने तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। अब टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं बचा। तो आपको ये समझ में आ गया कि टेस्टिस स्पर्म बनाती है और ओवरी क्या बनाती है? आपकी एग। ओवरी क्या बनाती है? एग बनाती है। इतना समझ में आया? अब आपको इतना समझ में आ गया कि मेल पार्टनर इन्वॉल्व होता है, फीमेल पार्टनर इन्वॉल्व होता है। मेल के पास टेस्टिस होते हैं, फीमेल के पास ओवरी होता है। टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म बनाती है और ओवरी जो है वो एग बनाती है। आ रहा है समझ?
अब देखो, इतना समझने के बाद आपके पास एक चीज़ ये हो गई कि ये दोनों ही पार्टनर जो होंगे, ठीक है, ये दोनों पार्टनर जब स्पर्म और एग मिलते हैं, जब स्पर्म और एग मिलते हैं, तो वो आपका कौन सा प्रोसेस करते हैं? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस करते हैं? फर्टिलाइजेशन। आ रहा है समझ? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद कौन सा प्रोसेस होता है? यहाँ मैं फर्टिलाइजेशन लिख दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जायगोट। याद रखेंगे, इसी तरीके से इसको याद करेंगे, एक भी चीज़ गलत नहीं होगी। जायगोट के बाद क्या बनता है? जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है भाई? एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस। फीटस बोलते हैं, FOETUS, फीटस। फीटस के बाद क्या बनता है? फीटस के बाद बनता है आपका बेबी। क्या बनता है? बेबी बनता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, मैंने आपको पहले बता दिया कि टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं, फीमेल में ओवरी होती है जो एग बनाती है, दोनों जब मिलते हैं स्पर्म और एग, तब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, और फीटस के बाद बेबी बन जाता है। ये पूरा प्रोसेस है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर किया जाएगा। आ रहा है समझ? अब आपने इतना समझ लिया। अब इसके बाद आपको जल्दी से मैं बताता हूँ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कितने तरीके की होती है। फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले आप बात करेंगे फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन की क्विक आपको मैं एक बार बता देता हूँ, कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर कल को पेपर में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन में याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन में मोस्टली क्या होता है? गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जहाँ पर मेल और फीमेल जो है गैमेट्स, उनका क्या होता है? आपका फ्यूजन होता है। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। आया समझ? अब एक चीज़ और अगर हम ध्यान रखें, तो अभी जो हमने पढ़ी वो ये पढ़ी कि स्पर्म जो है और एग दोनों मिले, स्पर्म और एग जब दोनों मिले तो ये बना दिया आपका जायगोट। ऐसा ही हुआ। स्पर्म जो होती है वो एन से डिनोट करा, एग को भी हमने एन से डिनोट किया, तो ये जायगोट दोनों का मिलाकर है ना, तो दोनों को मिलाने पर ये बन जाता है आपका 2N कंप्लीट। आ रहा है समझ? फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। आप ये भी बोल सकते हो कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस where sperm and egg meet to form a zygote. ओके, नाउ अब आपके पास आगे आती है कि फर्टिलाइजेशन की टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा नोट्स के साथ आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, इसीलिए आप जो है सब चीज़ों को, इतने बड़े चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एक एक लाइन पर, बहुत सारी चीज़ें लैग कर जाती हैं। इसीलिए आप मेन पढ़ लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप जाएँ, उससे पहले आप क्या करेंगे, 1-2 दिन पहले अगर एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो सारी के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से उसका पता चल जाएगा कि हाँ, हमने ये सब पढ़ रखा है। तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। देखिए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, तो दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक आपका होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब लेकिन ये होते क्या क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको समझ में आना चाहिए, पहले मैं एक्सटर्नल बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्सटर्नल, देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो याद रखना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमेशा आउटसाइड द बॉडी होगा। आउटसाइड द बॉडी,
हमेशा बॉडी के बाहर होगा आपका, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज अकर इन एक्सटर्नल मीडियम, दैट इज आउटसाइड द मीडियम, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी के बाहर होगा अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो। इसके अंदर अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो जायगोट की फॉर्मेशन भी बाहर होगी। याद रखेंगे, जायगोट फॉर्मेशन आउटसाइड द बॉडी। समझ पा रहे हो, फर्टिलाइजेशन जब बाहर हुआ है तो जायगोट फॉर्मेशन भी आउटसाइड द बॉडी ही होगा। इतना समझ में आया। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल के अंदर आपके क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में आएगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। देखिए, फिशेस आएगा इसके अंदर, फिश, ठीक है। फिश जो होती है इसी तरीके से करती है। और सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एल्गी मैंने लिखा है लास्ट में, ALGAE, एल्गी। एल्गी और फिशेस दोनों ही एक्सटर्नल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स वो फर्टिलाइजेशन और जो आउटसाइड द बॉडी हो। दूसरा, अगर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट भी बाहर बनेगा, और जायगोट बाहर बनेगा तो वो किस में होता है, फिशेस और एल्गी में होता है। आया अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है, ये हमेशा इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा। इनसाइड, ये हमेशा इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आ रहा है। दूसरा, अगर अभी मैंने बात करी कि वहाँ पर एक्सटर्नल वाले के अंदर बाहर बनी थी, फर्टिलाइजेशन बाहर हुई थी तो जायगोट भी बाहर बना था। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब बॉडी के अंदर हुई है फर्टिलाइजेशन तो जायगोट भी इनसाइड द, क्या बनेगा, जायगोट इनसाइड द बॉडी, जायगोट इनसाइड द बॉडी होगा फॉर्म। आया अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर देख लो एक बार। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं बर्ड्स, मैमल्स, प्लांट और रेप्टाइल्स। ओके, बर्ड्स, मैमल्स, प्लांट और रेप्टाइल्स। आ रहा है समझ, इतना समझ में आ गया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, आपका एनिमल्स भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको देखेंगे, इस टॉपिक को भी। एनिमल्स जो हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है। पहला होता है आपका विविपेरस और दूसरा होता है आपका ओविपेरस। क्या होता है, ओविपेरस। याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, ओविपेरस और विविपेरस। वीवी पैरस जो होता है वो याद रखेंगे, वीवी पैरस सबसे पहले समझा रहा हूँ, वीवी वाला, ठीक है। वीवी, क्या हो गया, वीवी पैरस वाला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिए। उसके अंदर आपको याद रखेंगे वो बर्थ देता है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ये डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देता है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। वीवी पैरस बेटा वो होते हैं जो कि अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं, वो वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं। अब आता है आपको ओवी पैरस। ओवी पैरस क्या होता है, तो ओवी पैरस के लिए आप सबसे पहले समझेंगे ओवी पैरस। ओवी पैरस के लिए आप इतना समझिए, जो ले करते हैं एग्स, जो एग्स ले करते हैं वो ओवी पैरस होते हैं। समझ में आ गया। ओवी पैरस के आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, बहुत आसान है। हैन हो गया, इसके अंदर ऑस्ट्रिच हो गया, ये सब जो होते हैं ये एग की फॉर्म में ही ले करते हैं अपने, ठीक है। तो ये
जो एग एनिमल्स जो अपने एग वगैरह देते हैं वो ओविपेरस में आ गए, और वो एनिमल्स जो कि अपने डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं वो आ गए आपकी वीवीपेरस में। वीवीपेरस में ह्यूमन बींग्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, बर्ड्स आ जाएंगे जो डायरेक्टली देती हैं जन्म, ठीक है। अब इसके अंदर आपको याद रखना है, एक आता है फ्लावरिंग प्लांट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट वाला कॉन्सेप्ट आता है, एक इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आपको मेन मेन पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप अगर याद रखेंगे तो एक स्टेमन पार्ट होता है। स्टेमन पार्ट एक ये है, और एक ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर। और एक नीचे ये फिलामेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर स्टेमेन बनता है। आ रहा है समझ? एंथर और फिलामेंट इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्टेमेन बनता है, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो स्टेमेन ही होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो स्टेमेन होता है, और ये बना किससे होता है? फिलामेंट और एंथर से मिलके बना होता है। आया समझ? उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से ऐसे है, और फिर ऐसे करके है, ठीक है। डायग्राम को आप इतना ना वो देखें, बस आप चीज़ों को समझने पे जोड़ दें, ठीक है। पहला जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा है। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट है, इस ये है स्टाइल। और जो नीचे वाला पार्ट है ये है ओवरी। आ रहा है समझ? अब इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? पिस्टिल बनेगा। पिस्टिल। क्या बनेगा? पिस्टिल। या इसको दूसरा नाम भी है इसका, दैट इज कार्पेल। क्या है इसका नाम? कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल या कार्पल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं किसी भी फ्लावर के। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बने होते हैं। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? इतना आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पता होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का स्टेमिन है जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना हुआ है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पिस्टिल और कार्पेल है जो कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी से मिलकर बना हुआ है। आगे मैं बात करूं अगर, तो आगे आएगा पॉलिनेशन टॉपिक। फर्टिलाइजेशन जैसे पढ़ा वैसे ही आपका पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन याद रखना, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये एन है, ठीक है। एंथर, रुको, फ्रॉम एंथर, ठीक है, अब सही है, एंथर टू स्टिग्मा। तो ट्रांसफ़र होना पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन पॉलिनेशन के टाइप्स भी तो कुछ होंगे। तो टाइप्स के लिए आप आगे चलिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। जो बाकी बच जाएगा टॉपिक, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन बींग्स का तो अभी इतना ज़्यादा कुछ आया भी नहीं है, वो टॉपिक हम रिप्रोडक्शन के थर्ड पार्ट में करेंगे। कुछ भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है। आपको नोट्स नोट्स में करवा रहा हूँ, तब इतना बड़े नोट्स हैं, तो आप सोच लीजिए अगर बुक से जाने लगे तो कितनी चीज़ें छूट जाएंगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो प्योर थ्योरेटिकल में आ जाएगी।
ओके, तो अब हम जो भी इसके टॉपिक्स वगैरह बचे होंगे वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे रिप्रोडक्शन के पार्ट 3 के अंदर। ओके, अभी आप ये वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कराकर इस वीडियो को हम एंड कर देते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं आपके दो, पहला सेल्फ पॉलिनेशन और फिर आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसको देखिए। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, या अभी मैं सेल्फ पॉलिनेशन की बता रहा हूँ, ठीक है, लिख लो। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा। जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही वो जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझ लें। ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। लेकिन याद रखना यहाँ पर सेम स्पीसीज होती है, सेम स्पीसीज। आया समझ, ये सेल्फ पॉलिनेशन का है। अब इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देख लीजिए और फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर flower of different plant of same species। आ रहा है समझ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। इतना समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतना हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आपकी आएगी रिप्रोडक्शन की ही थर्ड पार्ट। रिप्रोडक्शन का आपका पार्ट 3 आएगा, उसमें कवर अप होगा। आपका फ्लावरिंग प्लांट तक कंप्लीट है। अब जो भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स का जो बचा हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें वीडियो, सो दैट उनका भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो, और कोई भी स्किप ना करे वीडियोज़ को, सो दैट आपके 90+ मार्क्स आराम से आ सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।